Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. Today's chapter is chapter 2, Sexual Reproduction, and this is lecture 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. We have already studied in lecture 1 that what is the structure of anther and what is the function of anther, etc. In this chapter, in this lecture, students, we will study about the microspore, what is microspore, what is microsporogenesis, etc. Now, structure of microsporangium. Microsporangium is a tissue mass containing many microspores, male gametes. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एक टिश्यू का मास है जिसके अंदर में माइक्रोस्पोर पाया जाता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे हम देख सकते हैं। तो जब भी हम एंथर का टीएस काटेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा माइक्रोस्कोप में देखने मिल जाएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम लोग लें तो इसका शेप कैसा होगा बाहर से, तो एक सर्कुलर शेप का होता है ये। इसमें 4 वॉल लेयर्स होते हैं। इट हैज़ 4 वॉल लेयर्स। क्या क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, beneath the epidermis is endothecium, and after endothecium there are many layers, that is called middle layer, and the innermost layer is tapetum. तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 तरह के लेयर हुए। द आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस एंड द इनर मोस्ट इज tapetum. नाउ द फंक्शंस ऑफ दिस 4 लेयर्स। तो इसमें आप देखिए जो तीनों लेयर है, ऊपर वाले तीनों लेयर, दैट इज एंडोडर्म, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, आर ऑफ प्रोटेक्शन इन देयर फंक्शन। ये क्या करते हैं? तो माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्ट करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज tapetum. दिस tapetum लेयर हैज़ द फंक्शन ऑफ नरिशमेंट, यानी जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उसको ये नरिशमेंट देते हैं, खाना देते हैं, ताकि उसका सही तरीके से डेवलपमेंट हो। सेल्स ऑफ tapetum कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब ये tapetum में जितने भी सेल्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। हेंस इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। स्पोरोजीनस टिश्यू। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू। A group of compact cells present in the center of a young anther is called sporogenous tissue, that is spore forming cells. आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि टैपेटम के बाद जितने भी सेल्स आएंगे वो सारे स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे जो क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर को बनाएंगे। इसीलिए इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। ठीक है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस? तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है। कब? जब उसमें हर सेल में मियोसिस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइक्रोस्पोर कब बना? जब
मियोसिस हुआ किस में, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में और पॉलिन मदर सेल में, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि स्पोरोजीनस टिश्यू जिसमें मियोसिस हुआ, इसमें हैप्लॉइड सेल्स बना, क्योंकि मियोसिस के बाद आप जानते हैं कि जो भी सेल बनते हैं 4 सेल बनते हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर से हाफ हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि पेरेंट का जो सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड सेल में यानी स्पोरोजीनस टिश्यू में जब मियोसिस होता है, मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं और इस हैप्लॉइड सेल को अब हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। क्यों? क्योंकि इस हैप्लॉइड सेल में 4 डॉटर सेल होते हैं जो एक साथ रहते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। याद रहेगा स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड इज ए क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिन ग्रेन्स। तो यहाँ पर रिलीजिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन्स कब होगा, जब ये डेहिसेंस करेंगे, डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा, तो ये पॉलिन ग्रेन्स एयर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, फिर से स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड सेल बना, हैप्लॉइड सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने जो एक ही साथ रहते हैं। अब इस टेट्राड में मैच्योरिटी हुआ, मैच्योरिटी होने के बाद क्या बन गया, ये पॉलिन ग्रेन्स बन गया और इसमें डेहिसेंस के बाद ये एयर में फ्री हो गए, तो पॉलिनेशन के लिए अब ये फ्री हो गए। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि देखिए यही है पूरे एंथर का स्ट्रक्चर। तो इस एंथर में आप देखिए बीच में कनेक्टिव है, चारों लोब बना हुआ है जो आप पढ़े थे लेक्चर 1 में। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इंटरनल, जो आप लोग इसके पहले लेक्चर 1 में देखे थे स्टूडेंट्स, वो क्या था, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। ये हम लोग देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप लोग देखिए कि इसमें बीच में कनेक्टिव है, चारों तरफ स्पोरोजीनस टिश्यू है। ठीक है, और ये एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, जो भी है, मैं आपका ये मिडिल लेयर है, उसके बाद है टैपिटम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम टिश्यू की तरह देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो जैसे आप लोगों ने वॉल लेयर पढ़ा था अभी, तो उस वॉल लेयर में क्या था, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस था, बीच उसके बाद था एंडोथीसियम, देखिए अलग कलर से है, और उसके बाद 2-3 लेयर क्या था, मिडिल लेयर जो रेड कलर से है, और उसके बाद था इनर मोस्ट लेयर जो इसको नरिशमेंट देता है, तो वो था टैपिटम। और इसके बाद टैपिटम के बाद जितने भी सेल्स आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब आपका मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद ये पॉलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉलिन में कन्वर्ट हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो क्या बनाया, पॉलिन ग्रेन्स बनाया। इस पॉलिन ग्रेन्स, ये पॉलिन ग्रेन्स कैसा होता है, तो पॉलिन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट्स। क्या कहेंगे इसको, मेल गैमेटोफाइट्स। इसका शेप होता है स्फेरिकल, साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, wall is bilayered, the outer layer is hard, rough, made up of a protein called sporopollenin. Sporopollenin is a tough organic material. ठीक है, तो ये पॉलिन ग्रेन कैसा होता है, बाइलेयर्ड का होता है। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं जो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है,
और इसको हम लोग कहते हैं एग्जाइन। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर and any enzyme action and acid and alkali. That's why the pollen grains are well preserved as fossil. तो फॉसिल में हम लोग pollen grains को अभी भी पाते हैं स्टूडेंट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन इन देयर आउटर वॉल। अब इस आउटर वॉल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाइन। एग्जाइन हैज apparatus where sporopollenin is absent called जर्म पोर। ठीक है, तो एग्जाइन में जो पाया जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है वहाँ पर छेद पाया जाता है, एपर्चर्स। ठीक है, एपर्चर को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, इनर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिनिन इज स्मूथ एंड थीन, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, नेम्ड एज इंटाइन। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको फिर से फिगर दिखा दे रही हूँ। तो फिगर में आप देखिए, ये पूरा एक पॉलिन ग्रेन का फिगर है, जिसमें आप देखिए जो पॉलिन ग्रेन का आउटर वॉल है, इसको एग्जाइन कहते हैं। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, रफ होता है। और पॉलिन ग्रेन का जो इनर वॉल है, इसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। ये स्मूथ होता है और इंटायर होता है। इसी पॉलिन ग्रेन में कहीं कहीं पर छेद होता है, जिसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं। उस जगह में स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिनिन, sorry students, inner wall of pollen grain is smooth and thin, made up of cellulose and pectin, named as intine. Innermost space of pollen grain contains plasma membrane and cytoplasm. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनरमोस्ट स्पेस में क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। अब मैच्योर पॉलिन ग्रेन को अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मैच्योर पॉलिन ग्रेन में क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जेनरेटिव सेल होता है। ये फिगर आप देख रहे थे जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर नहीं हुआ था। इस फिगर से आप इस फिगर में आइए, यहाँ पर देखिए कि पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो चुका है और इसमें दो सेल बन चुका है। एक सेल बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो बड़े वाले सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल और छोटे वाले सेल को हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये एक मैच्योर्ड पॉलन का 2 सेल्ड स्टेज है। इसको हम लोग फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। द वेजिटेटिव सेल इज लार्ज, फूड रिजर्व एंड लार्ज न्यूक्लियस। यानी वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व पाया जाता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। जेनरेटिव सेल जो होता है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन को हम लोग अभी कहेंगे क्या? 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो जितने भी फ्लावर्स है स्टूडेंट्स, इसमें पॉलन पाया जाता है, इसमें से 60% जो फ्लावर्स है वो इसी 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स को डेहिसेंस हो जाता है, यानी एंथर का डेहिसेंस होके ये पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में ईयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब जो 40% पॉलन ग्रेन्स बचा, जो 2 सेल्ड स्टेज में शेड नहीं हुआ, उसमें क्या होता है? वो फिर 3 सेल्ड स्टेज तक जाता है। 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमिट होता है। ये 40% पॉलन ग्रेन के साथ ऐसा होता है, मतलब 40% फ्लावर्स में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन एलर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जिसके चलते पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे लाइफ में मैटर करता है। तो कुछ इसका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है
और कुछ इसका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं मेनी पॉलन ग्रेन्स कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड एलर्जी टू ह्यूमन बीइंग। इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का क्या नाम है स्टूडेंट्स? एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये पॉलन ग्रेन कॉज करता है किसी किसी ह्यूमन में, ठीक है, सभी को नहीं होता है। जो एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं को एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस होता है ड्यू टू पॉलन एलर्जी, ठीक है। पार्थेनियम, जिसको हम लोग हिंदी में कैरोट ग्रास कहते हैं या गाजरी घास कहते हैं, ये एक तरह का एक स्पीसीज है जो हमारे इंडिया में पहले नहीं था, ये मेक्सिको में था। और ये एक वीड है, वीड मतलब जंगल झाड़ जिसको कहते हैं। तो ये वीड, जब हम लोगों ने वहाँ से वीट का सीड्स मंगाया था मेक्सिको से, जब इंपोर्ट किया था हमारे यहाँ कल्टीवेशन के लिए, तो उसी समय उसके साथ कंटामिनेट होके, मतलब उसके साथ मिक्स होके हमारे देश में आ गया। और जब हम लोगों ने उस सीड से वीट का कल्टीवेशन किया, तो वो उसके साथ उस कैरोट ग्रास का भी यानी पार्थेनियम का भी कल्टीवेशन हो गया, जो अभी हमारे लिए एक हैवॉक बन चुका है। क्योंकि ये कैरोट ग्रास के जो पॉलेंस होते हैं, ये जब एयर में रिलीज़ होते हैं स्टूडेंट, तो ये एस्थमा को किसी भी इंसान में ग्रो करवा सकते हैं, यानी एस्थमा हो सकता है अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत दिन तक इस कैरोट ग्रास के साथ रहे, ठीक है। और ये हमारे लिए अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए कि ग्रेजिंग एनिमल्स भी इसको नहीं खाते हैं, इसलिए ये ग्रो करते हैं और इनका पॉलन जो है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब इसका पॉजिटिव साइड हम लोग देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। तो पॉलन ग्रेन आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन में के लिए रिच होता है, स्पोरोपॉलिनिन आप जान रहे हैं कि एक प्रोटीन होता है। तो पॉलन ग्रेन प्रोटीन में रिच होते हैं, इसीलिए इसको फूड सप्लीमेंट्स के तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो मार्केट में मिलता है वो टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म। और दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ एथलीट्स और जो रेस वाले हॉर्स होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए भी पॉलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जाना कि पॉलन का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग देखेंगे कि आफ्टर शेडिंग यानी डिस्पोजल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसका फेट क्या होता है। तो आफ्टर शेडिंग or disposal of pollen grains land on stigma before they lose their viability। तो वायबिलिटी ख़त्म होने के पहले ये स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये वायबिलिटी हर पॉलन का एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग होता है। यानी कुछ पॉलन अगर 30 मिनट्स तक स्टिग्मा तक पहुंच गए तो वहाँ पर उसका जर्मिनेशन होगा, अगर नहीं पहुँचे तो वो बीच रास्ते में ही उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करता है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड नोन एज पॉलन बैंक्स। तो पॉलन बैंक्स बनाने के लिए स्टूडेंट पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, बहुत सारे स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन स्टोर किया जाता है, किसमें? तो लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोजिनेसिस क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।